नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का बीएस ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीटेट के सीडीपी के अंतर्गत जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चन के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। किसमें? सीटेट के अंतर्गत जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन रहे हैं उन क्वेश्चन को जो है हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों, आप सभी लोगों को बता दें कि ये जितने भी प्रश्न हैं यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके परीक्षाओं में कई बार पूछे हुए हैं। तो आप लोग एग्ज़ाम देने जाने से पहले एक बार ज़रूर इस वीडियो को देखें, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही प्रश्न आप सभी लोगों से इस बार एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलिए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट सीरीज आप लोगों को प्रतिदिन हम लाया करते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें और इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देर न करते हुए चलिए मित्रों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं, आज का जो पहला प्रश्न है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो दोस्तों आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, अनुक्रिया का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत और एकीकरण का सिद्धांत। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी निरंतरता का सिद्धांत। तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह निरंतरता का सिद्धांत है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं अपना आज का अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? क्या दिया हुआ है दोस्तों? संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? ऑप्शन है 25वां संशोधन, ऑप्शन बी है 52वां संशोधन, ऑप्शन सी है 22वां संशोधन और ऑप्शन डी है 86वां संशोधन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 86वां संशोधन, यानी 86 जो संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत जो है शिक्षा एक मौलिक अधिकार जो है बन गई है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को आज देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वह नेक्स्ट प्रश्न इसमें बताया जा रहा है कि अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ऑप्शन है दोस्तों मैकडूगल, ऑप्शन बी है अब्राहम मैस्लो, ऑप्शन सी है सिम्पसन और ऑप्शन डी है दोस्तों विलियम जेम्स। तो अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात मैकडूगल। तो अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वह कौन है? तो मैकडूगल हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं आज के अगले प्रश्न को। आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वह है दोस्तों आप सभी लोग बता दें जितने भी प्रश्न हैं ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह आपके परीक्षा में जरूर यहाँ से 1 से 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह कह रहा है, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? ऑप्शन है दोस्तों शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी प्रौढ़ावस्था और ऑप्शन डी की बात करते हैं तो किशोरावस्था। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था को जो है कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं आज के अपने अगले प्रश्न को। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह कथन किसने कहा था? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह कथन किसने कहा था? तो ऑप्शन ए है दोस्तों गिलफोर्ड, ऑप्शन बी है स्किनर, ऑप्शन सी है वुडवर्थ और ऑप्शन डी है क्रो एंड क्रो। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अर्थात गिलफोर्ड महोदय ने बताया था कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही जो है अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, समस्या समाधान का प्रथम चरण है। क्या पूछा हुआ है दोस्तों? समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या है? तो ऑप्शन ए है दोस्तों आंकड़ा संग्रहण, ऑप्शन बी है परिकल्पना का परीक्षण, ऑप्शन सी है समस्या की पहचान और ऑप्शन डी की बात करते हैं तो परिकल्पना का निर्माण। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी,
यानी सबसे पहले हमें समस्या की पहचान करनी चाहिए कि हमें कौन सी समस्या है, उसके बाद दोस्तों हमारा जो है नेक्स्ट चरण आता है। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वह है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलता पर ही बल होगा। ऑप्शन बी है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा। ऑप्शन सी शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी। और ऑप्शन डी है बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कि बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का जो विकास होगा तो बालकों का जो है अधिगम का सर्वाधिक विकास होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? तो ऑप्शन है दोस्तों नतोदर, ऑप्शन बी मिश्रित, ऑप्शन सी उन्नतोदर और ऑप्शन डी है लंबवत। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कि अधिगम का वक्र क्या नहीं है, तो अधिगम का जो वक्र है वह लंबवत नहीं है। क्या नहीं है? लंबवत नहीं है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है, वह कौन से हैं? तो दोस्तों उन वर्णनों के बारे में हम लोग बात करें तो जो हमारे वर्णन हैं, ऑप्शन ए है आत्मीकरण, संगठन, वाचन, खोज, प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन बी है दोस्तों वाचन, आत्मीकरण, संगठन, खोज और प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन सी की बात करते हैं तो इसमें 5 पदों में सबसे पहले खोज है, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर आत्मीकरण, फिर संगठन, फिर वाचन। और ऑप्शन डी है दोस्तों वाचन, संगठन, खोज, प्रस्तुतिकरण और आत्मीकरण। तो दोस्तों जो मॉरिसन महोदय थे उन्होंने बोध के स्तर को बताया था। तो दोस्तों बोध के स्तर किस प्रकार से होने चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी सबसे पहले किसी चीज़ का हमें खोज करना चाहिए, उसके बाद उसको हम प्रस्तुत करेंगे, फिर आत्मीकरण करेंगे, फिर संगठन के बाद फिर उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, वाचन करेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो आज का जो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा वह है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? ऑप्शन ए है दोस्तों प्रतिबिंबात्मक अवस्था, ऑप्शन बी है आंतःप्रज्ञ अवस्था, ऑप्शन सी संकेतात्मक अवस्था और ऑप्शन डी है दोस्तों क्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आंतःप्रज्ञ अवस्था। क्या हो जाएगा? आंतःप्रज्ञ अवस्था हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है दोस्तों, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? तो ऑप्शन है ए है दोस्तों केवल विशिष्ट छात्र, ऑप्शन बी है सामान्य और विशिष्ट छात्र, ऑप्शन सी है केवल सामान्य छात्र और ऑप्शन डी है बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। तो दोस्तों जो समावेशी कक्षा होती है उसमें किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं, तो इसमें सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के छात्रों को जो है शामिल किया जाता है, जिसे कहा जाता है दोस्तों समावेशी, यानी समान कक्षा जो है एक प्रकार से होती है। इसमें चाहे कोई विशिष्ट छात्र हो या सामान्य छात्र हो, इन सभी लोगों को जो है समान शिक्षाएं दी जाती हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वह है, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? संवेदनशीलता आवश्यक है, अभिभावकों की जिम्मेदारी का ना होना, क्षमता निर्माण का अभाव या अलगाव। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी संवेदनशीलता। तो समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? तो संवेदनशीलता आवश्यक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है दोस्तों वांछनीय सूचनाएं, ऑप्शन बी सूचनाएं देने वाला, ऑप्शन बी है जनतांत्रिक, ऑप्शन सी है स्वेच्छाचारी और ऑप्शन डी है सहानुभूतिपूर्ण। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा स्वेच्छाचारी। क्या हो जाएगा? स्वेच्छाचारी। अर्थात दोस्तों अच्छे शिक्षण की क्या विशेषता नहीं है, वह जो है स्वेच्छाचारी, अपनी इच्छा से किया जाए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ और देखते हैं आज के अगले प्रश्न को। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है, अधोलिखित में गणित संबंधित
अधिगम क्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? वाचन दोष, पठन दोष, निरसता दोष, संबंधी दोष, और ऑप्शन डी है दोस्तों गणना संबंधी दोष। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा गणना दोष। क्या हो जाएगा? गणना दोष। तो दोस्तों इसमें सीधी सीधी बात की जा रही थी गणित संबंधित अधिगम अक्षमता। तो दोस्तों गणित से है तो गणना करना, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी गणना दोष। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए है दोस्तों अक्षरों और शब्दों के मध्य साहचर्य से, ऑप्शन बी है वाक्य निर्माण से, और ऑप्शन सी है शब्दों के निर्माण से, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अक्षरों और शब्दों के मध्य साहचर्य से जो है नई भाषा सीखना जो है प्रारंभ करना चाहिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं आज के अगले प्रश्न को। तो हमारा आज का अगला प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह किसने कहा? तो स्किनर महोदय ने कहा था, एम.एल. बिग्गी ने कहा था, गेट्स व अन्य ने कहा था, ए.बी. बॉस ने कहा था। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी गेट्स व अन्य के द्वारा कहा गया कि जो सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अवबोधन स्तर के शिक्षण में शामिल है? अवबोधन स्तर के शिक्षण में क्या शामिल है? अन्वेषण, पृथक्करण, अनुप्रयोग या कुलाना। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी अन्वेषण जो है अवबोधन स्तर के शिक्षण में जो है शामिल है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ और देखते हैं आज के अगले प्रश्न को। तो आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? क्या प्रकट करेगा? अनुक्रिया प्रकट करेगा। तो ऑप्शन ए है दोस्तों दृष्टि संवेदना, ऑप्शन बी है स्पर्श संवेदना, ऑप्शन सी है प्रत्यक्षरण संवेदना, और ऑप्शन डी है ध्वनि संवेदना। तो दोस्तों जब कोई छात्र पढ़ रहा है और उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया तो इसमें जो है ध्वनि संवेदना है। कौन सी संवेदना है? ध्वनि संवेदना है। तो आपका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे दोस्तों, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए है मास्लो के द्वारा, ऑप्शन बी है विक्टर ब्रूम के द्वारा, ऑप्शन सी स्किनर के द्वारा, और ऑप्शन डी है हर्जबर्ग के द्वारा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी विक्टर ब्रूम ने अभिप्रेरणा का प्रत्याशा का सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? अभिप्रेरणा का प्रत्याशा का सिद्धांत विक्टर ब्रूम ने दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वह है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? ऑप्शन ए है तर्क पर, ऑप्शन बी है चिंतन पर, ऑप्शन सी है व्यवहार पर, और ऑप्शन डी है अभिप्रेरणा पर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी व्यवहार पर। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो वह व्यवहार के अनुकूलन पर जो है बल देता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? तो ऑप्शन है दोस्तों डब्ल्यू उंट, ऑप्शन बी है पावलोव, ऑप्शन सी है सिगमंड, और ऑप्शन डी है वाटसन। तो दोस्तों जो डब्ल्यू उंट महोदय थे उन्होंने जो है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को स्थापित किया था। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दोस्तों कि हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? बुद्धि की प्रकृति का, ऑप्शन बी है अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका का,
ऑप्शन सी है किशोरावस्था का विकास और ऑप्शन डी है मूल्यों का विकास। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी किशोरावस्था का विकास। तो हाल का सिद्धांत जो है किशोरावस्था का विकास की व्याख्या करता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है इसमें पूछा जा रहा है पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, यौन विकार के लिए और ऑप्शन डी है संज्ञानात्मक विकास के लिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास। तो जीन पियाजे जो है दोस्तों वह संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्व अंतरण कहते हैं, क्षैतिज अंतरण कहते हैं, द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी द्विपार्श्विक अंतरण। क्या कहते हैं? द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। यानी जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे द्विपार्श्विक अंतरण कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और दोस्तों यह हमारा जो है सीरीज का अंतिम प्रश्न है, यानी टोटल 25 प्रश्न एक सीरीज में हम बात करते हैं। तो इस प्रकार से हम 4 सीरीज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज लाएंगे जिसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे। अर्थात दोस्तों आपको एक सब्जेक्ट के टोटल 100 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके 2011 से लेके अभी तक के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को लिए हैं, जो अधिक से अधिक बार इस जो है परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वह है क्रोध व भय प्रकार है। किसका प्रकार है? अभिप्रेरणा का, संवेग का, परिकल्पना का या मूल प्रवृत्ति का। तो क्रोध व भय की बात करते हैं तो यह संवेग का प्रकार है। किस चीज़ का प्रकार है दोस्तों? तो संवेग का प्रकार है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो में जो है टोटल 25 प्रश्नों को देखा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यह आप सभी लोगों के लिए एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे और आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से देखे होंगे। तो दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए, ऐसी ही सीरीज के लिए जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रतिदिन जो है आप लोगों के लिए इस प्रकार से जो है हम वीडियो लाते रहते हैं। और इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।